अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 4 का। ये आखिरी टॉपिक है और ये हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं ये हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं जो कि आम तौर पे यानी कि कन्वेंशनली इस्तेमाल नहीं होती, सो दे आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है? कन्वेंशनल सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जो कि अगर आप बात करें इलाके के लिहाज से तो वो हर जगह के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है और हर जगह के ऊपर इंस्टॉल हो सकता है और अप्लाई हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ जनरेटर की, तो जनरेटर भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स है जो कि किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है, चाहे वो कोई माउंटेन एरिया हो, चाहे वो कोई हमारे पास सबर्ब्स हो या मैदानी इलाका हो या हमारे पास सी साइड हो, हर जगह के ऊपर वो अप्लाई किया जा सकता है। जस्ट वो उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है और उसका जो फ्यूल है वो ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं जो कि इतने ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं होते, वो सिर्फ एक ख़ास इलाके के लिए जो होते हैं वो स्पेसिफ़िक होते हैं। हमारे पास 5 तरह के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जिनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं। हम एनर्जी हासिल करते हैं टाइड्स से। हम देखेंगे कि टाइड्स होती क्या चीज़ है और फिर हम उससे एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम वेव्स से एनर्जी कैसे हासिल करते हैं और उसके लिए क्या ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। और हम फिर कल के लेक्चर में देखेंगे कि बायोमास जो होता है और हमारे पास जो जियोथर्मल ज़मीन के नीचे की जो थर्मल एनर्जी है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के हमारे मेन 3 टॉपिक्स हैं कि हमने टाइड्स, वेव्स और सोलर एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ करना है और उनकी मदद से नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके उसको इलेक्ट्रिकल में या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग। तो हम लोग ये आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइड से। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइड है क्या चीज़। समुद्र के पानी के ऊपर हमारे पास जो मून की ग्रेविटी है उसका असर बहुत पड़ता है। जब भी मून ज़ाहिर बात है समुद्र के ऊपर आता है या फिर जब वो ऑर्बिट करता हुआ समुद्र के एक ख़ास हिस्से के ऊपर आता है तो ज़ाहिर बात है अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो पानी के लेवल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे पास एक समुद्र का किनारा है और उसकी एक किनारे वाली साइड है, शोर साइड है, और एक हमारे पास उसकी सी साइड है। तो हो सकता है कि जो सी साइड है उसका पानी का लेवल जो है वो मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से थोड़ा सा अबव चला जाए, राइज़ हो जाए। कहीं से डाउन हो गया होगा लेकिन कहीं से राइज़ हो गया होगा। और ये दिन में 3 से 4 दफ़ा ज़रूरी अमल होता है जहाँ पे समुंदर होता है हमारे पास। तो जैसे ये हमारे पास राइज़ किया हुआ है और हमने बीच में एक डैम बनाया हुआ है और डैम के अंदर एक रास्ता पानी के गुजरने के लिए खुला छोड़ा हुआ है, जिसको दोनों साइडों से हमने ये वॉल्व्स लगा के बंद किया हुआ है, जिसको हम कभी भी ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। तो जब पानी अपनी मैक्सिमम हाइट पे राइज़ कर जाता है तो हम दोनों साइड्स पे वॉल्स को ओपन कर देते हैं और पानी ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से फ़्लो करता है यहाँ से लेकर यहाँ पे। और जब वो इस पैसेज में से गुज़र रहा है तो बीच में एक हमारे पास मशीन लगी होती है या टरबाइन लगी होती है जो कि जिसके ब्लेड पानी के फ़्लो की वजह से घूमते हैं और वो जब रोटेट करते हैं तो हमारे पास ये एक प्राइम मूवर की तरह काम करता है और बिजली जनरेट करता है। ठीक है। और ये पानी कब तक फ़्लो करता रहेगा? जब तक दोनों साइड्स पे पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता। हमारे पास क्या होता है कि ये मूव करता रहेगा पानी और हमारे पास इस टरबाइन को रोटेट करता रहेगा और बिजली प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा परमानेंट सोर्स नहीं है जो कि हर वक्त बिजली पैदा कर सके। ये सिर्फ उसी वक्त बिजली पैदा करेगा जब तक हमारे पास अप टाइड का सीज़न आया हुआ है। तो ये हमारे पास अप टाइड का टाइम था जिसमें पानी का लेवल अप हो गया अप टाइड के टाइम पे, और हम लोगों ने दोनों साइड से वॉल्स को खोला तो इस पैसेज में से पानी गुजरते वक्त टरबाइन को चलाता गया और हमारे पास उस टाइम तक जब तक वो चला रहा था हमारे पास बिजली प्रोड्यूस हो रही थी और हम उसको स्टोर कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब ये दोनों साइड्स पे बराबर हो जाएगा तो हम लोग दोबारा से वॉल्स को बंद कर देंगे और इंतज़ार करेंगे लो टाइड का या फिर डाउन टाइड का। और जैसे ही डाउन टाइड आएगी हमारे पास और पानी का लेवल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा और डाउन टाइड आएगी तो हमारे पास यहाँ पे पानी का लेवल नीचे हो जाएगा, लो टाइड है। और हमारे पास जब पानी का लेवल नीचे हो चुका है तो हमारे पास यहाँ पे रिजर्वायर में पानी स्ट्रैप हुआ है। हमने बस क्या करना है, दोबारा से वॉल्स को खोलना है और यहाँ से पानी जो होगा वो इस तरफ मूव करेगा और दोबारा से इस टरबाइन को चलाता हुआ मूव करेगा जब तक दोनों साइड्स पे दोबारा पानी जो है वो फिल आउट नहीं हो जाता बराबर लेवल पे।
तो जब भी दोबारा दोनों साइड्स पे बराबर लेवल पे पानी आ जाएगा तो हमारे पास टरबाइन चलना फिर से बंद हो जाएगी। तो हमारे पास इस चीज़ का फ़ायदा भी है और एक तरह से डिसएडवांटेज भी है कि हमारे पास पानी फ़्लो करता है तो बिजली प्रोड्यूस करता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए जब तक पानी उसमें से फ़्लो कर रहा है। ये हमारे पास एक परमानेंट और ऑल डे बिजली पैदा करने वाला सोर्स नहीं है। जिस तरह एक आम जनरेटर होता है वो सारा दिन बिजली पैदा करता है, लेकिन ये हमारे पास एक तरह का फ्री सोर्स है। और हमारे पास क्या है कि दिन में 3 से 4 दफ़ा अप और लो टाइड्स आती हैं सी के अंदर, तो हमारे पास दिन में 3 से 4 दफ़ा बिजली प्रोड्यूस होती है। हम उसको किसी तरह से रेक्टिफाई करके स्टोर कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो सोर्स है वो है हमारे पास फ्रॉम वेव्स। और आपको पता है कि वेव्स क्या होती हैं समुंदर के अंदर, ज़ाहिर बात है डिफरेंट तरह की डिस्टर्बेंसेस, ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं या विंड बहुत ज़्यादा चलती है तो पानी की अंदर की तरफ या पानी की सतह के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब वो वेव्स जो है, ज़ाहिर बात है हमें पता है कि वेव जो है वो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो अगर वो एनर्जी और मोमेंटम कैरी कर रही है तो उस एनर्जी को हम लोग एक ख़ास डिवाइस इस्तेमाल करके किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी में, किसी और टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे साल्टर्स डक बोलते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डॉक्टर साल्टर ने डिज़ाइन किया था और उसे साल्टर डक बोलते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक इसका पार्ट होता है फ्लोटिंग, जो कि बिल्कुल एक बोर्ड होता है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो हमारे पास होता है मूविंग पार्ट। इस स्टेशनरी पार्ट और इसको कहते हैं बैलेंस फ्लोट। और इसके साथ जो मूविंग पार्ट लगा होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि हमारे पास एक कप टाइप शेप बन जाती है, ठीक है ना, जिसके यहाँ पे पानी आके टकराएगा तो ज़ाहिर बात है इसके ऊपर फोर्स लगेगी और ये रोटेट करेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरह के एक रॉड लगी होती है और उस रॉड के अंदर हमारे पास 3-4 इस तरह के डक फ्लोट्स लगे होते हैं। जब भी पानी की वेव आएगी और टकराएगी तो ज़ाहिर बात है ये इसके ऊपर इस तरह टकराएगी तो ये रोटेट करेगा, इस तरह आके पानी टकराएगा तो ये रोटेट करेगा। तो ये हमारे पास डक के जो फीट होते हैं उसकी शेप के होते हैं, डक फ्लोट्स बने होते हैं। ये जो तीनों लगे हुए हैं या फिर ये जो एक की मैं बात कर रहा हूँ, ये डक के जो पाँव होता है उसकी शेप के होते हैं। तो हमारे पास जब भी इसके अंदर पानी आके टकराता है तो ज़ाहिर बात है ये मूव करते हैं और रोटेट करते हैं पूरा, क्योंकि एक रॉड के साथ लगे हुए हैं। तो ये तीनों जब रोटेट करेंगे तो रॉड को भी अपने साथ रोटेट कराएंगे, और ये रॉड जो रोटेट कर रही है ये अपने साथ लगी हुई एक टरबाइन को भी रोटेट करवा सकती है। जिस तरह यहाँ पे पानी गुजर रहा था तो टरबाइन को रोटेट करवा रहा था, इस वक्त ये क्या कर रहे हैं, डक फ्लोट्स घूम रहे हैं तो ये क्या करेंगे, हमारे पास एक टरबाइन को रोटेट करवाएंगे, जिससे हम बहुत छोटे लेवल पे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हमारे पास वेव्स से हासिल की जा सकती है एनर्जी, बिकॉज वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, ट्रैवल करवाती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। हम एक अपरेटस का नाम है साल्टर्स डक, उसको यूज़ कर सकते हैं। और साल्टर्स डक के 2 पार्ट हैं, एक इसका स्टैटिक पार्ट होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है जिसे बोलते हैं बैलेंस फ्लोट, और ये पानी की सतह के ऊपर जस्ट फ्लोट कर रहा होता है। और दूसरा हमारे पास जो इसका मूविंग पार्ट होता है, ये हमारे पास इसका स्टैटिक पार्ट था, ये इसका मूविंग पार्ट है जिसे बोलते हैं हम लोग डक फ्लोट। और जो डक फ्लोट है जब भी इसके ऊपर आके पानी टकराता है तो ये रोटेट करता है, ये रोटेट करेगा तो साथ लगी हुई रॉड रोटेट करेगी, और रॉड के साथ अगर टरबाइन भी लगी हुई है तो वो भी रोटेट करेगी, और जितने टाइम के लिए हमारे पास ये रोटेट करेगी उतने टाइम के लिए स्मॉल अमाउंट के अंदर एनर्जी पैदा होगी। तो ये जो दोनों हमारे पास सोर्सेज अभी हमने पढ़े हैं, टाइड्स और वेव्स, और हमें पता है कि टाइड और वेव्स में क्या फ़र्क है। टाइड हमारे पास सिर्फ पानी का लेवल मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऊपर और नीचे होने वाली चीज़ को हम टाइड बोलते हैं, अप टाइड या फिर लो टाइड। लेकिन वेव्स जो होती हैं ये हमारे पास एक मीडियम के अंदर या पानी के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती हैं, जो कि अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी करके लेके आती हैं। और हमारे पास दोनों के लिए जो ऑपरेटर्स था वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया, और हमने देखा कि कैसे हम इस टाइड की या फिर इस वेव की एनर्जी को यूज़ करते हैं और हम इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये हर जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकते, सिर्फ जहाँ पे सी होगा वहीं पे ये इस्तेमाल होगा, या जहाँ पे हमारे पास बड़े पॉन्ड्स या लेक्स हैं या रिवर्स हैं या सीज़ हैं हम उसकी जगह पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हर जगह के ऊपर इस्तेमाल
नहीं हो सकते, तो ये कन्वेंशनल नहीं है, ये हमारे पास नॉन कन्वेंशनल है, ये इतने ज़्यादा कन्वेंशनली इस्तेमाल नहीं हो रहे होते ये, और ये इसकी आउटपुट भी बहुत छोटी होती हैं और परमानेंट नहीं होती, छोटे से टाइम के लिए बिजली पैदा करते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पर करते, तो ये हमारे पास इस वजह से इतने ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होते, ये नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो तीसरा और इम्पोर्टेंट सोर्स है वो हमारे पास है सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी हम सबको पता है कि सनलाइट से हासिल होती है, सूरज की रोशनी जो सूरज से लेकर ज़मीन तक पहुंचती है, ज़ाहिर बात है उस वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और वेव हमें पता है कि एनर्जी कैरी करती है, जिस तरह हमने इसमें भी बताया है। तो जो वेव होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब वो सूरज से आती है तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अब हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करके उस लाइट की हम डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हमारे पास सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर नहीं होती तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे पास 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है। लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो जाती है और ज़मीन तक पहुंचने की, ज़मीन की जो सतह है उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, तो हमारे पास उसकी जो एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उसकी वजह से स्कैटर होने की वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और रह जाती है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट होती है ज़मीन की सरफेस के ऊपर सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी की, वो हमारे पास 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है, यानी कि हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 किलोवाट कैपेसिटी पावर की मिल रही है हमें हमारे पास। ठीक है, अब हम 3 तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम यूज़ कर सकते हैं जो होते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स को, जो कि हम देखेंगे क्या होता है। हम लोग यूज़ कर सकते हैं सोलर रिफ्लेक्टर्स को, जो कि हम देखेंगे कि क्या होते हैं। और नंबर 3 हम यूज़ कर सकते हैं सोलर सेल्स को, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। सोलर पैनल्स जो हम लगवाते हैं घर के ऊपर, जो कि हमें डीसी आउटपुट दे रहे होते हैं, बैटरी को हमारे चार्ज कर रहे होते हैं और वो बैटरी हमारे यूपीएस को चला रही होती है। बेसिकली वो जो सोलर पैनल हम खरीदते हैं वो हमारे पास छोटे छोटे सोलर सेल्स जो कि सिलिकॉन से मिलके बने होते हैं, उससे उसकी मदद से बन के सोलर सेल्स होते हैं। सोलर सेल्स मिलके सोलर पैनल बनाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास सोलर एनर्जी जो कि डायरेक्ट सनलाइट से हासिल होती है और उसकी इंटेंसिटी जो हमें मिलती है ज़मीन की सरफेस पे वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। सोलर एनर्जी को हासिल करने का जो पहला तरीका है वो है हमारे पास फ्लैट प्लेट कलेक्टर को इस्तेमाल करना। फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या है, हमारे पास जस्ट एक फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसको हम लोगों ने बाहर से सारा ब्लैक किया हुआ है। और ब्लैक करने की वजह ये है कि ब्लैक कलर हमारे पास रेडिएशंस का आइडियल एब्जॉर्बर होता है। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। कहीं पे भी काले रंग की गाड़ी खड़ी है और सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है धूप में, तो थोड़ी देर बाद काले रंग की गाड़ी कुछ ज़्यादा गर्म हुई होती है अंदर से, बिकॉज उसका कलर। और जो ब्लैक कलर है या ब्लैक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रेडिएशंस, आसपास की रेडिएशन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, सो हमने भी इसको बाहर से ब्लैक आउट कर दिया, सारे का सारा ब्लैक पेंट कर दिया है ताकि ये मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे जो कि सूरज की इसके ऊपर पड़ रही है। बहुत ही हमारे पास बारीक पाइप होता है जो कि इसके अंदर एक तरफ से एंटर होता है और जिग जैग मैनर के अंदर इसके अंदर इंस्टॉल हुआ होता है और एक साइड से हमारे पास बाहर निकल आता है। हम क्या करते हैं कि एक रेजरवायर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 हिस्से हैं। एक है हमारे पास कोल्ड वाटर रेजरवायर और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है, जिसमें पानी गर्म होने के बाद जाएगा, वो हमारे पास क्या है, हॉट वाटर रेजरवायर है। पानी हम फ्लो करवाएंगे उसके लिए हम क्या लगा देंगे, एक पंप लगा देंगे इधर। तो जो भी कोल्ड वाटर रेजरवायर से पानी पंप होकर इसमें से गुजरेगा और इसके ऊपर सूरज की रोशनी मुसलसल पड़ रही है और इसको गर्म किया हुआ है, तो हमारे पास जब इन पाइपों में से गुजरेगा तो इसकी हीट को एब्जॉर्ब करता हुआ जब वो दूसरी साइड से निकलेगा तो इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। और वो गर्म पानी हम क्या यूज़ कर लेंगे, एक हॉट वाटर रिजर्वायर के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। बगैर सुई गैस और बगैर बिजली पे चलने वाले जो गीज़र होते हैं उनके अंदर इसी तरह के फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स लगे होते हैं जो कि पानी, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके पानी को गर्म कर देते हैं हमारे पास। अगर हमें रिक्वायर्ड अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला और हम पानी को ज़्यादा गर्म करना चाहते हैं तो हम इसको एक और दफ़ा
सर्कुलेट करवाते हैं और हमारे पास पानी मज़ीद 80-90 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप हो जाता है। सो ये हमारे पास जो पहली डिवाइस है दैट इज़ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। दूसरे हमारे पास होते हैं जी सोलर रिफ्लेक्टर्स, जो कि हमारे पास कनकेव मिरर्स होते हैं। इनकी शेप क्या होती है, हमारे पास कनकेव होती है और कुछ इस तरह की होती है चीज़ हमारे पास। अगर मैं इसको साइड वे से देखूं तो हमारे पास कुछ ये बड़े बड़े बने होते हैं इस तरह के। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह के सोलर मिरर्स होते हैं हमारे पास। इनके बिल्कुल सेंटर में से एक पानी का पाइप गुजर रहा होता है, जो कि बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ फोकस के ऊपर होते हैं। जैसे ही हमारे पास सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो सारी की सारी रोशनी जो होगी वो क्या होगी, हमारे पास इस पानी के पाइप की तरफ रिफ़्लेक्ट हो जाएगी, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी गुजर रहा है। और आपको पता है कि जब हमारे पास सूरज की रोशनी एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस होना शुरू हो जाती है तो वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है कहीं ज़्यादा और टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। इस तरह के 200-300 एक लाइन में जब लगे होते हैं और उनमें से एक साइड से पानी जाता है तो दूसरी साइड से हमारे पास स्टीम निकलती है, तो इतना ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर राइज़ हो जाता है। और हर एक सोलर जो रिफ्लेक्टर होता है वो तकरीबन इस वाइट बोर्ड के साइज़ का होता है, जिसको बेंड करके एक रिफ्लेक्टर की शक्ल दी गई होती है। अब क्या होगा कि सारी रोशनी इसके ऊपर फोकस हो जाएगी तो जो भी पानी का पाइप है वो पानी को हीटअप कर देगा और दूसरी साइड से हमारे पास जब स्टीम निकलेगी तो वो स्टीम को हम स्टीम टरबाइन चला सकते हैं और स्टीम टरबाइन जब जनरेटर को चलाएगी तो बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। थर्ड है हमारे पास बहुत ही आसान सोलर सेल्स, जो कि हमारे पास सिलिकॉन की बारीक वेफर्स से मिलकर बना होता है। ये हमें क्या करता है, ये हमें सूरज की रोशनी पड़ते साथ ही डायरेक्ट आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा यूज़ है इसके, डिजिटल वॉचेस के अंदर इसका यूज़ हो रहा है, डिजिटल रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर इसका यूज़ हो रहा है और हर एक जगह जहाँ पे डीसी आउटपुट मिल सकती है हम उसकी जगह पे यहाँ पे लगा सकते हैं। सिलिकॉन के वेफर से बनी हुई सोलर सेल्स की जो वॉचेज़ हैं हम इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटर्स के अंदर छोटी सी स्ट्रिप लगी होती है, जिस कैलकुलेटर्स में सेल नहीं डलते उसके अंदर छोटी सी स्ट्रिप लगी होती है, जो कि हमारे पास काफ़ी होती है इसको चलाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इसका यूज़ लिखा हुआ है कि जहाँ पे बिजली की तरसील नहीं हो सकती, जैसे कि रिमोट वेदर स्टेशन हैं जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, रेनी एरिया और वो बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाके में हैं, तो वहाँ पे पूरी बिजली की लाइन बिछाने से बेहतर है कि हम वहाँ पे इस तरह का एक सोलर पैनल लगा दें जो वहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर्स को चला सके, जो कि वेदर की इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं। सो ये हमारे पास 3 मेन सोर्सेज थे जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन कन्वेंशनली। हर जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकते, समुंदर हर जगह पे नहीं होते या धूप हर जगह पे सारा साल नहीं निकलती, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये मौजूद होती चीज़ें वहीं पे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हम ये 3 सोर्सेज को अच्छी तरह रीड करेंगे। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी जो है ना, हम इसको इस वाले हिस्से को जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे देख सकते हैं, बट ये जो दोनों बाकी हैं ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक दफ़ा पढ़िएगा और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।